तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का विषय इतिहास का इस वर्ष जो एग्ज़ाम हो रहा है, यानी 2022 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में इतिहास विषय में 4 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आना ही आना, यानी ये 4 प्रश्न इस बार बिहार बोर्ड में इतिहास विषय में आना ही आना है, कोई नहीं काटेगा। यदि आप इन चारों प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं, घोर के पी लेते हैं, तो आप जब एग्जाम देंगे तो आप यकीनन मेरा नाम एक बार जरूर लेंगे। ठीक है, मैं हमेशा प्रत्येक वर्ष इस टाइप का एक वीडियो जरूर बनाता हूं। आप चाहे तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इतिहास में खास करके हमेशा से 4-5 प्रश्न बताते आया हूं बोर्ड से पहले, जिससे बोर्ड में आना ही आना है। 1 मंथ पहले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतिहास में आज मैं आपको 4 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो इस वर्ष 2022 के एग्जाम में 100% आएगा। ये मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, इन 4 प्रश्नों में से 3 लघु होगा और 1 दीर्घ होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गैस क्वेश्चन को परचेज नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से परचेज कर लें। गैस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 500 रुपये लगेंगे। सभी विषय का मात्र आपको 500 रुपये लगेंगे। तो गैस क्वेश्चन परचेज करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस गैस क्वेश्चन में MVBI, VBI और इम्पोर्टेंट 3 टाइप का क्वेश्चन है। यदि आप सिर्फ MVBI क्वेश्चन ही आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपका 70% नंबर स्कोर हो जाएगा, यानी कि आना ही आना है। इसलिए आप अवश्य रूप से हमारे गैस क्वेश्चन को परचेज करें, क्योंकि देखिए जीवन में 12th में जो नंबर आपको आ जाएगा, यह नंबर आपको बुढ़ारी तक रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए रिस्क मत लीजिए, मेरे गैस क्वेश्चन को अवश्य रूप से खरीदिए। हमारा संस्था 40 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। और ऑनलाइन 5 वर्षों से हमारा चल रहा है। तो इस नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो आज का विषय है इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चों, इतिहास किसके लिए? तो बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम। ठीक है, ये 2022 में ये 4 प्रश्न आपको अवश्य रूप से आएंगे। सर्वप्रथम हम लघु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर ले प्यारे बच्चों? तो लघु की। लघु में ये पहला प्रश्न, इस क्वेश्चन को लघु में ही इस बार पूछेगा। लघु में आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन, इस वर्ष आपको लघु में पूछा जाएगा। 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। इस प्रश्न को बिहार बोर्ड आपको कई रूपों में पूछ सकता है। इस प्रकार से पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? पहला टाइप। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में किन्हीं 2 कारण बताएं। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो कुल मिला के कहें कि किसी भी तरह से पूछे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अवश्य पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, चाहे कारण बना करके पूछे। कारण कैसे बनाएगा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारण बताएं, या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको 100% आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न, ये प्रश्न आपको फिक्स, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, कोई नहीं काटेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है बिहार बोर्ड 2022 में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूं। यदि आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आपको इसका सटीक आंसर भी मिल गया होगा, लिखित में नोट्स में आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस प्रश्न को समझा देता हूं, फिर मैं आगे शेष 3 प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, तो
तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में, आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतिहासकार का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा सभ्यता था, ठीक है, इतना बड़ा सभ्यता, इतना विकसित सभ्यता था और एक नगरीय सभ्यता था, काफ़ी एडवांस सभ्यता था। आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अपने आप में क्या था, एक एडवांस सभ्यता था, ठीक है। अब इतिहासकार का मानना है आखिर इतना बड़ा सभ्यता का पतन यानी अंत कैसे हुआ, ये सभ्यता आखिर क्या गलती किया कि सभ्यता का पतन हो गया। तो इतिहासकार जो है यानी इतिहासकार या पुरातत्वविद इसके पतन के खोज के संदर्भ में खोजने के लिए चले, काफ़ी ज़्यादा पूरा वस्तु को निरीक्षण किए, ठीक है, परीक्षण किए। तो परीक्षण करने के पश्चात जो कई सारे इतिहासकार थे सबका अलग अलग मत था, सबका अलग अलग कहना था, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अर्थात अलग अलग कहना है, ठीक है। लेकिन इन सभी इतिहासकारों में से कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका प्रमाण हमें संतोषजनक मिलता है। हमें क्या मिलता है, संतोषजनक, अर्थात उनका प्रमाण यानी मत को देख करके हमें लगता है कि नहीं, उन मत के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक है। वे मत क्या है, तो इस प्रकार से लिखना है कि निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा, उत्तर में आपको लिखना है पहला पॉइंट बना करके बाढ़, क्या लिखना है, बाढ़, ठीक है। यदि आप पेड कोर्स परचेज किए होंगे तो इसका सटीक आंसर आपको मिल गया होगा PDF फाइल में, ठीक है। तो फिर अब बाढ़ को आप चाहें तो पॉइंट, चूंकि लघु में पूछेगा तो सिर्फ पॉइंट देकर के छोड़ दीजिए। पहला हो गया बाढ़, दूसरा हो गया जलवायु परिवर्तन, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं महामारी, ठीक है, महामारी, और चौथा लिख सकते हैं बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण या यूं कहिए बाह्य आक्रमण, ठीक है। बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण एक ही होता है। तो आप चाहे तो इसको पॉइंट लिख करके छोड़ दीजिएगा ना, तो ये 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, तो 2 नंबर मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप कमजोर है पढ़ने में तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे बाढ़, जलवायु परिवर्तन, महामारी, बाहरी आक्रमण, बस हो गया। थोड़ा सा अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इस प्रकार से लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका प्रमाण हमें संतोषजनक मिलता है। ये प्रमाण, इस प्रमाण के आधार पे निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कौन कारण, पहला बाढ़, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा महामारी, चौथा बाहरी आक्रमण। अब मन है दीर्घ में पूछा तो इसको डील कर देना है, हालांकि दीर्घ में ये नहीं पूछेगा। यदि फिर भी दीर्घ में नहीं पूछेगा, यदि समझना चाहते हैं तो क्या हम समझा दें, चलो समझा ही देते हैं। समझाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना भी पॉइंट लिख दीजिएगा, लघु में तो ठीक है, चलो नहीं समझा ही देते हैं, ठीक है। देखिए बाढ़ से क्या हुआ था, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता था, ये सभ्यता आपको इस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे स्थित थी, जिस कारण इस सभ्यता में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। अतः बाढ़ के कारण हड़प्पा वासी अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने को विवश हो गए होंगे। परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। हमको क्या लिखना है, हो गया होगा। हम लोग आंकते हैं कि इस कारण से सभ्यता का पतन हो गया होगा, अभी तक सही प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हो गया होगा, ठीक है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, आपको क्या लिखना है, हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभिक अवस्था में घने जंगल थे। हड़प्पा सभ्यता वासी अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए घने जंगल को अंधाधुंध तरीके से काटे होंगे, जिस कारण जंगलों की अत्यधिक कटाई से जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और जलवायु के परिवर्तन होने से बारिश नहीं हुई होगी, ठीक है।
जिस कारण नदियां सूख गई होगी। परिणाम स्वरूप नदियों के सूख जाने से हड़प्पावासी अपना जीवन यापन के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य जगह पर रहने को विवश हो गए होंगे। अतः इस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है। महामारी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल, नरकंकाल मिला था ना मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों से परीक्षण के जांच के दरमियान हमें यह पता चलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया नामक महामारी से ग्रसित होंगे। अतः मलेरिया महामारी का उपचार ना होने के कारण, ठीक है, हड़प्पावासी अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर रहने को विवश हो गए होंगे। ठीक है। तीसरा, बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था कि इस सभ्यता के विकसित होने के कारण बाहरी इन पर आक्रमण हुए होंगे। बाहरी लोग इन पर आक्रमण करने के दरमियान हड़प्पावासी को मार दिए होंगे। परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को रट लेना है, रट लीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा, कोई नहीं काटेगा, 2 नंबर आना ही आना है। ठीक है। 100% आप हम पे विश्वास करिए, पुराना वीडियो भी देखिएगा, मैंने कई बार ऐसा 2020 में बनाया था, शायद 21 में मैंने नहीं बनाया, 21 में मैं नहीं बनाया था, 20 में बनाया था, 19 में बनाया था, 18 में बनाया था। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ओपन चैलेंज है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, 2 नंबर फिक्स, एकदम फिक्स। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा कौन सा प्रश्न आएगा भाई, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस बार लघु में पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है इतिहास अध्ययन के स्रोत। ठीक, हम देखिए सिर्फ पॉइंट बताएंगे। क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हाथ में है कि वह कैसे बना करके रखेगा। हम बस पॉइंट बनाएंगे, इस पॉइंट से आएगा, समझा देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये भी आएगा लघु में, ये भी फिक्स, ये फिक्स, सेमी फिक्स, इससे कम, लेकिन ये भी आएगा। ठीक है। इतिहास अध्ययन के स्रोत आपको पूछा जाएगा। प्राचीन, इसमें जोड़ देते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। ठीक है। प्राचीन भारतीय, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बतावें, पहला टाइप। दूसरा, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं 3 स्रोत बताएं। ठीक है। तीसरा टाइप पूछेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के किन्हीं 2 स्रोत बताएं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ गए कि किस प्रकार से पूछेगा इस बार। अब आपको यह जानना है कि इसको उत्तर कैसे देना है। मैंने आपको, यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है। गैस क्वेश्चन भी लिए होंगे तो आंसर आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो उत्तर में हम आपको इस प्रकार से देखिए बताते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास, उत्तर कैसे, उत्तर पहले हम समझा देते हैं, इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा ना, तो अपने मन से लिख दीजिएगा। हमारा जो ऑफलाइन जो क्लास होता है, उस क्लास में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। बच्चे जो समझ जाते हैं अपने मन से ही उत्तर आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है। इसलिए जो नया जो बैच जो प्रारंभ हो रहा है 2023 के लिए, यदि आप ऑनलाइन सोच रहे हैं, अच्छी बात, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन आकर के पढ़िए, क्योंकि ऑफलाइन में हम बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है। आप ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ हॉस्टल सिस्टम भी है, आप आइएगा तो हॉस्टल भी लेकर के आप पढ़ा सकते हैं, चाहे आप कहीं के हो, खास करके मधुबनी, ठीक है, सीतामढ़ी, बक्सर, सिवान, कहीं के हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग समझते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिनसे हमें प्राचीन भारत का तत्कालीन, यानी उस समय का तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि की जानकारी मिलती है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन को 2 भागों में बांट सकते हैं। मन है तो 3 में बांटिए, मन है तो 4 में बांटिए, ये आप पर डिपेंड करता है।
हम यहाँ पर कितने भाग में बांट दिए अध्ययन की सुविधा के लिए? 2 भाग में। पहला साहित्य स्रोत, दूसरा क्या? पूरा तात्विक, पूरा तात्विक स्रोत, 2 स्रोत हो गया। और मन है तो 3 भागों में भी कर सकते हैं। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। देखिए विदेशी विवरण को चाहिएगा तो साहित्य स्रोत के अंतर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के किन्हीं 2 स्रोत बतावे तो 2 स्रोत में यही दोनों लिखना है, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। 3 पूछेगा तो उसमें जोड़ दीजिएगा विदेशी विवरण। ठीक है, समझ गए? साहित्यिक स्रोत को समझिए। साहित्यिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो साहित्य के रूप में अवस्थित होते हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का तत्कालीन जानकारी मिलता है। तत्कालीन जानकारी कुछ भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कुछ भी। ठीक है, जैसे क्या होगा? जैसे रामचरितमानस, रामायण। ठीक है, उसके बाद आपका डायरियो हो सकता है, ठीक है, जो आपने लिखा होगा। उसके बाद और क्या होगा? साहित्य के रूप में कोई भी महाकाव्य जैसे महाभारत। ठीक है, उसके बाद बाबरनामा, अकबरनामा, ये सब तो पढ़े हैं ना, ये भी क्या तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है। मेगास्थनीय का इंडिका, ये भी साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो साहित्य के रूप में उपस्थित हो वही साहित्य स्रोत कहलाता है, जो लिखित अवस्था में, यानी कि ऐसे जो उपस्थित हो, ये जो लिखा हुआ जो उपस्थित रहेगा। ठीक है, दूसरा जो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो पूरा वस्तुओं से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे अभिलेख, चित्रकला, मूर्तिकला। ठीक है, ये जैसे मूर्ति हो गया, अभिलेख हो गया, स्तंभ हो गया, खंडर, भवन, इन सभी से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है ये सारा पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। पूरा वस्तु क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, विदेशी विवरण तो समय समय पर कई विदेशी लोग भारत आए, उन्होंने अपना संस्मरण दिया, उनके आधार पर हमें तत्कालीन भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होता है। जैसे समय समय पर तिब्बती आए, समय समय पर मुसलमान आए। ठीक है, समय समय पर यूनानी आए। यूनानी कौन? मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखा हुआ इंडिका, ये भी क्या एक प्रकार का विदेशी विवरण है। फाहियान आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न आप अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्रश्न आप रट लेते हैं 4 नंबर फिक्स। कितना नंबर? 4 नंबर फिक्स। अब हम तीसरा नंबर पढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग ये कमेंट नहीं करिएगा कि सर अंतर्यामी है जो आप बता रहे हैं, गारंटी लेते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब पे, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, पकड़ है। हम लोग सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा रहे हैं। पहले मेरे पिताजी पढ़ाते थे, फिर भैया, फिर दीदी, फिर हम पढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में मेरा बेटा भी पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा लघु का प्रश्न है कार्बन 14। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 से क्या तात्पर्य है। सॉरी, कार्बन 14 नहीं पूछा जाएगा, ध्यान से हट गया था, कभी कभी मेरा भी ध्यान से हट जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पूरा तत्व पूछा जाएगा, पूरा तत्व। ठीक है, ये पूछा। कार्बन 14 तो नहीं आएगा इस बार। ठीक है, आपको पूछा जाएगा पूरा तत्व से क्या समझते हैं, पूरा तत्व किसे कहते हैं, पूरा तत्व से क्या तात्पर्य है, पूरा तत्व से क्या अभिप्राय, कुछ पूछे पूरा तत्व क्या है, पूरा तत्व किसे कहते हैं, पूरा तत्व से क्या तात्पर्य, बस यही लिख देना है। ये तो ये क्वेश्चन रहबे करेगा पूरा तत्व। ठीक है, तो देखिए पूरा तत्व और उत्खनन में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, उत्खनन भी पिछले वर्ष आया था। उत्खनन समझा था। उत्खनन क्या होता है? धरती, देखिए उत्खनन करने के लिए खुदाई कर जो वस्तु प्राप्त होता है वही उत्खनन हो गया। अब खुदाई कर, अब देखिए जो पृथ्वी के गर्भ से, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ से
या आम भाषा में हम आपको समझाते हैं पुरातत्व। ये तो उत्खनन नहीं आएगा, पुरातत्व पहले समझ लीजिए। देखिए, प्राचीन मानव होता था ना, बाबा जमाना का आदमी, वो जो वस्तु का उपयोग करता था, जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन, पैसा, ठीक है। तो प्राचीन मानव द्वारा जो वस्तु उपयोग किया जाता था, उस वस्तु के आधार पर जो भी जानकारी मिलती है, ठीक है, उसे उस वस्तु को क्या करता है, पूरा तद्विद क्या करता है, तो जांच करता है। जांच करने के बाद जो भी जानकारी मिलती है वही जानकारी पुरातत्व कहलाता है। अब ये जो वस्तु होता है, जो प्राचीन मानव द्वारा जो प्राचीन मानव उस वस्तु का प्रयोग करता था, जैसे क्या हो गया, बर्तन हो गया एग्जाम्पल के लिए। अब वो काफी पुराना है, तो वो ये बर्तन जो प्राचीन मानव का जो वस्तु है, ये कहाँ होगा, धरती के गर्भ में होगा, धरती के अंदर होगा, या मान के चलो समुद्र के तल में होगा। कभी कभी ये प्राचीन मानव जहाज पानी के रूप में चलाते थे, ठीक है। अब जहाज डूब जाता था तो समुद्र के अंदर छुप न जाता था। तो वो जो वस्तु है, चाहे समुद्र के अंदर रहे, पृथ्वी के गर्भ में रहे, या चट्टान से दब गया हो, ठीक है, तो उस वस्तु को पूरा तद्विद जब अध्ययन करता है, अध्ययन करके जो भी जानकारी प्राप्त होता है, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो आपको लिखना कैसे, आपको लिखना इस प्रकार है कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन वस्तु, ठीक है, प्राचीन वस्तु का अध्ययन कर उसके बारे में व्याख्या करना ही पुरातत्व कहलाता है। आप यदि पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे या गैस क्वेश्चन खरीदे होंगे तो आपको सारा सटीक आंसर मिला होगा। आपने अभी तक हमारा गैस क्वेश्चन नहीं खरीदे हैं तो आप अवश्य रूप से खरीदिए। जल्दी कॉल करिए 70 150 45 52 पे 100% क्वेश्चन आएगा, फुल गारंटी लेते हैं। अभी भी बोलते हैं जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंटर का मार्कशीट कभी नहीं बदलेगा, हमेशा याद दिलाएगा, ठीक है। जब जब फॉर्म भरिएगा 12 का मार्कशीट जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा और याद दिलाएगा, ठीक है। यह याद दिलाएगा कि मुकेश सर का यदि गैस क्वेश्चन खरीदे होते तो आज कम से कम 70% से नंबर अवश्य होता, ठीक है, इसलिए गलती नहीं करें। तो ये हो गया लघु का। लघु में ये 3 क्वेश्चन आएगा, 3 दूना 6। सब्जेक्टिव में कितना हो गया, 6 नंबर आपका फिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं दीर्घ में। दीर्घ में एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, यह क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आपको पूछा जाएगा क्या, नगर नियोजन, ठीक है, या धार्मिक, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इन दोनों में से कोई एक अवश्य रूप से आएगा। आपका प्रश्न रहेगा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की विशेषता का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की विशेषता का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और आर्थिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है चैप्टर वाइज में, इसलिए हम आपको नहीं समझाएंगे। यदि हम समझाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। जैसे पुराने वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, चौथा क्वेश्चन ये 5 नंबर में आपको आना ही आना है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो 6 5 11 सब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का, 50 नंबर का, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर का मैंने आपको 11 नंबर फिक्स कर दिया है। यदि आप और चाहते हैं कि और एमबीबीएस क्वेश्चन कौन सा है जानना चाहते हैं कि जो कि आएगा ही आएगा फुल गारंटी के साथ, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर हमारा गैस क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम आपको क्या करेंगे, तो कल हम आपको क्वेश्चन आंसर गैस क्वेश्चन का एक लाइन से समझाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक लाइन से समझाने का काम करेंगे। एमबीबीआई वीवीआई इंपोर्टेंट तीनों, मगर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सा एमबीबीआई है, कौन सा वीवीआई है, कि कौन सा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।